हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टीसीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो वीडियो रहेगा इसके अंदर अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और जो अपना पीछे वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रिकल जो टूल होते हैं उनके बारे में अपन ने बातें कर ली थी। वहाँ तक अपन ने जो चैप्टर था कवर कर लिया था। उसके अंदर से कुछ टूल हैं जो बाकी रह गए थे अपने को, कुछ एक दो टूल, जैसे अपने इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन या अपने पास है सोल्डरिंग आयरन। ये दो टूल के हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके बारे में अपन आगे वाले कोई जो चैप्टर आएंगे उनके अंदर बातें करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन जो बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी कि मौलिक विद्युत, उसके बारे में अपन बात करेंगे। यानी कि अपन जो शुरुआत के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट किया था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर अपने पदार्थों के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बातें की थी। वही चैप्टर ये है, इसके अंदर अपन उनके बारे में बात करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि अपन यहाँ पे चालक, अचालक, कुचालक, ओम, प्रतिरोध, चालक, ये सब जो होते हैं यानी बेसिक परिभाषाएं जो होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसीलिए अपने को उनके बारे में बात करना क्या है ज़रूरी। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, और आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें वीडियो को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन पदार्थ के बारे में। जो अपन ने शुरुआत के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने पदार्थ के बारे में आपको बताया भी था। यानी पदार्थ को क्या बोलते हैं अपन? मीटर। पदार्थ को क्या बोला जाता है? मीटर। मीटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मीटर तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। इसको बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड और इसको बोला जाता है गैस। ठीक है, ये होते हैं पदार्थ के प्रकार। पदार्थ अपनी जो पृथ्वी जो है उसके पदार्थ बहुत प्रकार में पाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा भी कुछ प्लाज्मा वगैरह हो गया या अति तरल हो गया, अति ठोस हो गया, वो भी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। उनके बारे में अपन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पास। इंपॉर्टेंट जो है वो कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस की बात करूँ तो ठोस जो पदार्थ है ये मेरे पास क्या है? मार्कर। ठीक है, ये मार्कर क्या है? ठोस। इसके अंदर आकार भी है, आयतन भी है कुछ ना कुछ, और इसके अंदर क्या है कि जो वजन है यानी द्रव्यमान, मास, वो भी क्या है इसके अंदर फिक्स है पहले से। तो इसके अंदर क्या होता है? ठोस होता है। ठोस के अंदर ठोस के अंदर क्या होगा? आकार होगा, आयतन भी होगा और द्रव्यमान भी यहाँ पे क्या होगा? निश्चित होगा। यानी कि अगर पदार्थ की परिभाषा की बात करूं, वे तत्व जो क्या करें, जिनके अंदर क्या होता है? द्रव्यमान होता है और स्थान घेरते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के प्रकार कौन से हो गए? ठोस, द्रव और गैस। ठोस की परिभाषा की बात करूं तो वे तत्व जिनके अंदर आकार, आयतन और द्रव्यमान तीनों चीजें क्या वो निश्चित हो पहले से, वो क्या कहलाते हैं? ठोस ये पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगर बात करें अपन द्रव पदार्थ के बारे में तो द्रव पदार्थ क्या होते हैं? इनके अंदर आपको पता होना चाहिए आकार इनके अंदर नहीं होता। जैसे पानी की बात कर ले तो पानी का कोई आकार नहीं होता। अगर तुम लोग उसको डिब्बे के अंदर डालोगे तो डिब्बे का क्या ले लेगा? वो आकार ले लेगा। अगर जमीन पे डालोगे तो वो क्या जाएगा? फैल जाएगा। यानी इनके अंदर बहने का क्या होता है? गुण होता है, ये बह जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर तरलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तरलता। और इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इनको डिब्बे के अंदर डालो डिब्बे का आकार ले लेगा, किसी बाल्टी के अंदर डालो बाल्टी का आकार ले लेगा, कोई फिक्स आकार तो होता नहीं है। तो इसलिए इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित। परंतु आयतन तो क्या होता है? इसका फिक्स होता है, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर। और इनका द्रव्यमान भी क्या होता है? निश्चित। जैसे मान लीजिए कोई किसी पानी का वजन 1 kg है, द्रव्यमान 2 kg, वो क्या होता है? उनका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भी फिक्स होता है, आयतन भी फिक्स होता है, परंतु इनके अंदर आकार क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता। और गैस की बात करूं तो गैस के अंदर आकार भी नहीं होता। आकार जैसे मान लीजिए अपने पास एलपीजी का क्या आता है? सिलेंडर। ठीक है, वो सिलेंडर के अंदर डाली हुई है तो सिलेंडर का आकार उसने ले रखा है गैस ने। अगर मैं उसको सिलेंडर से बाहर निकाल लेता और रूम के अंदर डाल देता उसको, तो रूम का क्या ले लेती? वो गैस से आकार ले लेती। तो इनका आकार क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता। ठीक है, और आयतन की बात करूं, आयतन भी इनका क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता। ठीक है, और इनका द्रव्यमान क्या होता है? फिक्स होता है इनका द्रव्यमान। जैसे सिलेंडर के अंदर 14 kg गैस आ गई, 22 kg गैस आ गई, 50 kg गैस आ गई।
और अगर आयतन की बात करूं, किस प्रकार इनका आयतन निश्चित नहीं होता। मान लीजिए सिलेंडर के अंदर इतना सा सिलेंडर, उसके अंदर 5 किलो गैस है, तो उसने पूरा सिलेंडर का क्या घेर रखा है, पूरा आयतन घेर रखा है। सिलेंडर के अंदर जितना आयतन है उतना उसने घेर रखा है। अगर उसको मैं ओपन कर देता सिलेंडर को, तो पूरे रूम में क्या फैल जाती, गैस आपकी फैल जाती। ठीक है, जब पूरे रूम के अंदर गैस फैलती तो पूरा रूम का आकार ले लेती। ठीक है, जो रूम है, रूम के अंदर पूरे में फैलती, तो रूम का आयतन क्या हो गया, उस गैस का आयतन हो गया। इसलिए इनका आयतन क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता। ये भी क्या निश्चित नहीं होता। तो इनकी परिभाषा यहीं से बन सकती है। वे तत्व जिनका द्रव्यमान फिक्स होता है और आयतन और आकार क्या नहीं होता, निश्चित नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। ये हो गई इनकी परिभाषाएं। आप इनको नोट्सों के अंदर परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करता हूँ प्रत्येक पदार्थ 1 2 3 हो गए। तीनों पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, अणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोलिक्यूल। यानी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वो अणु क्या होते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं और स्वतंत्र भी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं वो। ठीक है, वो भाई इधर जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, चलते रहते हैं, वो कहते हैं स्वतंत्र। यानी कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को क्या बोलते हैं, अणु। पदार्थ का वह छोटा कण जो स्वतंत्र हो, भौतिक व रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोलिक्यूल। ठीक है, और अगर इसी के अंदर बात करें, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, छोटा भाग होगा, यानी इसके भी टुकड़े किए जा सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, परमाणु। तभी तो क्या बना है अपने पास, परमाणु बम, यानी एटम बम बना है। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, एटम। ठीक है, ATOM, एटम। अब इसकी परिभाषा की बात करें, जो अणु भी क्या बना होता है, जो एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अणु का वह छोटे छोटा कण या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो क्या नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, परंतु रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। जैसे मान लीजिए अपन इसको रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से अलग भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं, तो ये रासायनिक क्रिया में तो भाग ले सकता है, परंतु ये क्या नहीं होता, स्वतंत्र। यानी कि ये अपने आप इधर उधर जा नहीं सकता। वो क्या होता है, परमाणु होता है। यानी कि पदार्थ का छोटे छोटा कण कौन सा होता है, परमाणु। ठीक है, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये बात किसने बोली थी, जॉन डोल्टन ने लगभग 1808 ईस्वी के अंदर उसने बोली थी कि परमाणु, एक पदार्थ का वह छोटे छोटा कण परमाणु होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी अविभाज्य। ये क्या था, परमाणु का सिद्धांत था। तो परमाणु का जो परमाणु संरचना के सिद्धांत की खोज किसने की थी, जॉन डोल्टन ने की थी। परंतु कुछ सालों बाद और भी सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारी खोजें की, तब जाके पता किस बात का लगा कि परमाणु पदार्थ का छोटे छोटा कण नहीं होता है, उससे भी बहुत सारे छोटे कण होते हैं जिनके नाम क्या दे दिए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जॉन डोल्टन ने सिद्धांत दिया था, वो क्या था, गलत था। और परमाणु के छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में मैं आपको जो बैक के जो वीडियो रही हैं अपनी, उनके अंदर मैं बता चुका हूँ। और स्क्रीन के ऊपर आपको एक सारणी दिख रही होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, और उनका वजन क्या होता है, उनका आवेश क्या होता है, और एक पूरी जानकारी आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ के अंदर दी गई है, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो भी मैं बता दूँ, इसकी खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टील ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टील ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो कई बार क्या होता है कि प्रोटॉन की खोज आपकी बुकों में कई में लिखा जाता है कि रदरफोर्ड ने की थी, तो उसकी खोज किसने की थी, गोल्ड स्टील ने। और रदरफोर्ड ने उसको क्या किया था, परिभाषित किया, लोगों के सामने उसको रखा था, क्योंकि ये मर चुका था उस टाइम, तो इसलिए उसका नाम आता है। परंतु आजकल के NCERT के अनुसार गोल्ड स्टील को ही क्या मान लिया गया, आंसर मान लिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गोल्ड स्टील होगा। कई बार गोल्ड स्टील लिखा आता है, कई बार गोल्ड स्टील लिखा आता है, वो एक ही बात है।
ठीक है, ये था अपने पास परमाणु। और अगर परमाणु की बात की जाए तो इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 10 मीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 10 मीटर होता है, वो भी माइनस के अंदर। अब एक बात आप ध्यान रखें, याद क्या है यहाँ पे -10 मीटर है, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 100 × 10⁻12, क्योंकि -12 नीचे जाएंगे किस में हो जाएंगे, प्लस में 10⁻12, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई तो कितनी बची 10, तो 1/10 वापस ऊपर ले आऊँ तो कितना होगा 1 × 10⁻10। एक ही तो बात हुई, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक ही तो बात हो गई, ठीक है। तो इसको अपन 100 × 10⁻12, 10 की घात -12 को अपन क्या बोलते हैं, पिको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिको। तो परमाणु की अगर त्रिज्या की बात की जाए तो यानी डाय की बात की जाए तो 100 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, 100 पिकोमीटर। अगर 100 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। 100 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होती है, लंबाई की बहुत छोटी इकाई होती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तरंगदैर्ध्य को बीच में मापा जाता है। अगर तरंगदैर्ध्य की बात की जाए तो वैसे मीटर में मापते हैं, अगर छोटी इकाई की बात की जाए तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है उसको, ठीक है। 100 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। ये बात थी इसकी, जो परमाणु की बात थी ना उसकी। अब बात आती है परमाणु के बारे में, थोड़ा और जान लेते हैं अपन। देखिए, इसको आप वीडियो पॉज करके अपने जो नोट्स की जो कॉपी है उसके अंदर लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब बात करते हैं परमाणु के बारे में पूरी बात। देखिए, ये मेरे पास परमाणु को बोला जाता है एटम, ठीक है। एटम क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ में इस प्रकार होता है कुछ। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, ठीक है। मान लीजिए अपनी जो पृथ्वी है, ये क्या मेरे पास सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है इसके चारों तरफ, और यहाँ पे बुध, शुक्र, शनि, रवि, मतलब जितने ग्रह होते हैं वो सारे चारों तरफ क्या काट रहे हैं, चक्कर। सेम ही जो क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, परमाणु के अंदर। प्रत्येक पदार्थ के अंदर परमाणु संरचना पाई जाती है, इसको क्या बोला जाता है, परमाणु स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो सूर्य होता है वहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर जो घूमते हैं कक्षाओं में उनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको पहले अपने वाले जो वीडियो रही थी उनके अंदर बताया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक ही, इसलिए मैं यहाँ पे चिन्ह क्या लगा देता हूँ, ऋणात्मक का। और प्रोटॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है, धनात्मक का, ठीक है। यानी प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है तो मैंने पॉजिटिव चिन्ह लगा दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक, तो मैंने यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगा दिया, नेगेटिव का चिन्ह, ठीक है। के ऊपर आवेश पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है। इनके बारे में ये बातें पहले बता दी गई थी, इसलिए इनको क्या रख लिया, फिक्स रख लिया। और अगर ये बता देते पहले कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश धनात्मक होता है तो अपन धनात्मक ही मान लेते, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है इसको घटा देंगे, घटा हुआ आवेश है, इसके बारे में कोई वैसे सिद्ध नहीं हुई ये बात, यानी सिद्ध नहीं हुई ये बात। उन्होंने इनको अलग से नाम देने के लिए प्रोटॉन पे कैसा आवेश रख दिया, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक, यानी दोनों अलग अलग थे आवेश, एक जैसे नहीं थे, इसलिए इनको अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों यहाँ पे नाभिक के अंदर उपस्थित हैं। ये क्या है मेरे पास, नाभिक को बोला जाता है न्यूक्लियस इंग्लिश के अंदर, ठीक है। नाभिक की जो खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। व्यास की बात की जाए तो 10⁻15 मीटर होता है। कितना, 10⁻15 मीटर ये होता है इसका व्यास। और खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नाभिक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसकी घात कितनी, 10⁻15, और परमाणु की कितनी थी, 10⁻10। अब बड़ा कौन हुआ इनके अंदर, 10⁻10 हुआ। कैसे, मान लीजिए मेरे पास क्या 10⁻2 है, 10⁻4। अब इसके अंदर बड़ा कौन है, ये वाला। जैसे यहाँ पर 10⁻15 थी, उसके अंदर कितनी थी, 10⁻10। तो मैं सिद्ध करके दिखा देता हूँ एक बार। 10⁻2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10⁻2, यानी कि 0.01। और यहाँ पे कितना है, 10⁻4, तो इसको 10 इस प्रकार लिखी जा सकती है मैथ के नियम से। आपने घातांक और करनी पड़ी होगी, कोई भी घात ऊपर अगर माइनस में होती है नीचे जाएगी, किस में हो जाएगी, वो प्लस के अंदर।
तो 1/10⁴ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.0001। तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, घात जितनी माइनस में छोटी होगी वो चीज़ उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे 10⁻15 क्या है, छोटी, और 10⁻10 क्या है, बड़ी। तो ये तो पूरा परमाणु था, और यानी परमाणु संरचना है, ठीक है, पदार्थ की। और ये क्या, नाभिक। नाभिक सीधी सी बात है, छोटा होगा तो इसकी घात क्या है, छोटी। और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कौन से बल के माध्यम से बंधे होते हैं, यहाँ पर अंतरा आणविक बल, अंतराण्विक बल के माध्यम से यहाँ पे बंधे होते हैं आणविक बल। ये बल एक इस प्रकार का बल है कि ये इतना मजबूत होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से, बहुत मजबूत बल होता है। ठीक है, तभी यहाँ पे ये बाहर कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको पूछा जाए कि अगर इस चीज़ से मैं दूसरी चीज़ में कुछ कण क्या करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा, परमाणु के टुकड़े किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो मैं इनके क्या करूँगा, यहाँ से कुछ कण ट्रांसफ़र करूँगा, प्रोटॉन के करूँ या न्यूट्रॉन के करूँ या इलेक्ट्रॉन के। ये दोनों कण तो कहाँ पे हैं, नाभिक के अंदर। तो यहाँ से टूटना क्या है, कठिन काम, इनको यहाँ से लाया नहीं जा सकता। कि कौन से बल के माध्यम से बंधे हुए हैं, अंतरा आणविक बल के माध्यम से। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा धक्का लगाएंगे तो साइड में क्या होगा, चले जाएंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है। और अंतरा आणविक बल यहाँ पे है, तो इनका थोड़ा बहुत असर कहाँ पे रहेगा, इधर भी रहेगा। तो याद रखना, जो बाहरी जो कक्षा होती है, बाहर वाली, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, तो इस वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इस वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे अपन, वो आसान कौन सा रहेगा, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे क्या बल का मान क्या है, कम, यहाँ पे बल का मान क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पे बल कम लगेगा अपने इसको ट्रांसफर करने में, और यहाँ पे बल क्या लगेगा, सॉरी यहाँ पे बल क्या लगेगा, कम लगेगा, और यहाँ पे बल क्या लगेगा, ज़्यादा। तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपन इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं अपन, इन कणों के बारे में मैंने आपको बता दिया, खोज किसने की थी, और परमाणु संरचना खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने। यानी उसके बारे में परमाणु संरचना हमारा पूरा सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने, जो बिल्कुल सरासर क्या था, गलत था। वो गलत उनको किसने बताया, जे थॉमसन, चैडविक ने और गोल्ड स्टील ने। ये बातें थी परमाणु संरचना के बारे में। और अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में अंतिम कक्षा है, उसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। कितने हो सकते हैं, 8। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद कक्षाएं क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। वैसे तो आपको पता होगा, मैंने आपको फॉर्मूला 2n² बताया था, तो कई बार 32 भी आता है। तो 32 आने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में पूरे होने के लिए 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं। वहाँ पे पूरे कक्षा को पूरी करने के लिए न्यूनतम इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 8। जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गई, वो कक्षा क्या हो जाती है, पूरी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 आ गई तो सीधी सी बात है, कक्षा क्या है, पूरी है। अगर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, तो इसका मतलब वो कक्षा क्या है, पूरी। तो 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2, 1, इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, चाहे कितने भी हो। ठीक है, क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर 8 हो गए तो पूरा क्या बन जाएगा, बंद बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम नहीं सकते इधर से उधर। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास, कुचालक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, किसी चीज़ के अंदर अगर आपके इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश इधर से उधर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, तभी आपकी क्या बहती है, विद्युत धारा। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। और अगर इधर से इधर आवेश नहीं बहा, अगर अपन मतलब आवेश इधर से इधर नहीं जा रहा, तो आपके वहाँ पे क्या नहीं बहेगी, विद्युत धारा। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो जब फ्री होंगे तभी तो इधर से उधर जाएंगे ना। अगर पूरा बंद बन गया यहाँ पे, तो यहाँ से उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कुचालक। यानी कि जिसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती, वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। यानी कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0। और विद्युत धारा कितनी बहेगी, 0। ठीक है, तो अपन परिभाषा बना सकते हैं, वे पदार्थ जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है, वो क्या कहलाते हैं, कुचालक। और इनके अंदर विद्युत धारा जो बहती है वो कितनी बहती है, 0 के बराबर। यानी कि विद्युत धारा बहती नहीं है,
वो क्या कहलाते हैं आपके पास, कुचालक कहलाते हैं। तो ये थी इनकी परिभाषा, किसकी, कुचालक की। जिनके अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जब अपने इनके ऊपर बल लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर से उधर ट्रांसफर होते रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे विद्युत धारा बह रही है। वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वे क्या कहलाते हैं, चालक। इनके अंदर विद्युत धारा आसानी से बहती है, ठीक है। वे पदार्थ जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, ज़्यादा, तो उनके अंदर विद्युत धारा आसानी से बह सकती है, क्या कहलाती हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। वो कुचालक मैंने बता दी। अब दोनों के बीच का जो काम होगा वो क्या होगा, अर्धचालक। जैसे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या 1, इनके बीच का कौन हो गया, 4। अगर किसी पदार्थ में अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, अंतिम कक्षा 1 2 3 हो, तब तो क्या होंगे वो, ये वाले। अगर 8 हो गए तो कौन से हो जाएंगे, ये वाले। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वो पदार्थ उतनी क्या होता जाएगा, कुचालक होता जाएगा। अगर अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब क्या है, वो अर्धचालक। क्या होगा, अर्धचालक, ठीक है। अब देखिए, चालक को बोलते हैं कंडक्टर इंग्लिश में, कुचालक को बोलते हैं इंसुलेटर। आप इंग्लिश में भी नाम इनके याद रखें। और अर्धचालक को बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों, ये अर्धचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य की कड़ी होती है, ठीक है। अर्धचालकों के अंदर विद्युत धारा बह भी सकती है और नहीं भी बह सकती, यानी कि कभी बह भी सकती है और नहीं भी बह सकती, बीच की चीज़ है, तो बह भी सकती है और नहीं भी बह सकती। अब कब विद्युत धारा बहेगी और कब नहीं बहेगी, इसके बारे में अगर बात करें तो अर्धचालकों को गर्म किया जाए तो वहाँ पे अणुओं की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब अणुओं की गति बढ़ेगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अणु का ही तो ही भाग है, किसका भाग है, अणु का भाग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भी गति क्या हो जाएगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो वो किसकी भांति काम करने लग जाएंगे, चालक की भांति। और जब मान लीजिए किसी चीज़ को अगर अपन, यानी अर्धचालक को अगर अपन ठंडा करते हैं, अर्धचालक को अगर अपन ठंडा करते हैं तो वहाँ पे अणुओं की गति क्या हो जाती है, कम। जब अणुओं की गति कम हो गई तो इसका मतलब वो क्या हो गए, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे, तो वो किसकी भांति काम करेगा, कुचालक की भांति काम करेगा। तो याद हो गया होगा आपके, यानी कि अर्धचालकों को गर्म करने पर चालक की भांति काम करेंगे, अर्धचालकों को ठंडा करने पर किसकी भांति काम करेंगे, कुचालक की भांति काम करेंगे। यहाँ दोनों प्रकार से वो काम कर सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो चालक में चांदी का नाम आपने सुना ही होगा। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सारी क्या होती हैं, सभी धातुएं लगभग क्या होती हैं, चालक होती हैं, ठीक है। कुचालक की बात करूं तो लकड़ी हो गई। अशुद्ध जल आप याद रखें, अशुद्ध का मतलब क्या होता है, शुद्ध जल, शुद्ध पानी, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें तो अबरक, माइका, रबड़, कागज़, ये सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इनके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती, ठीक है। या प्लास्टिक भी, ये सब क्या होते हैं, कुचालक। अगर अर्धचालकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है, सिलिकॉन। सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं, अर्धचालक, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ यानी तीन भागों में बंटा होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अंदर भी चालक होते हैं, ठोस के अंदर भी कुचालक होते हैं, और ठोस के अंदर भी क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। जैसे मान लीजिए ठोस के अंदर क्या, लकड़ी क्या है, कुचालक। चांदी भी तो क्या है, ठोस ही तो है, ये भी क्या है, चालक। और सिलिकॉन भी क्या होता है, ठोस ही होता है, तो ये अपने पास यहाँ पे क्या है, अर्धचालक। इस प्रकार होते हैं। गैस भी कुछ अर्धचालक होती हैं, कुछ चालक होती हैं, कुचालक होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पदार्थों को बांटा गया है। और अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अंतिम कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाएगा। ये थी अपने पास परमाणु के बारे में पूरी बातें। अब बात करते हैं थोड़ी कुछ और परिभाषाओं के बारे में जिनको कई बार क्या होता है, पूछ लिया जाता है। उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्यों मैं यहाँ पे थोड़ी बातें इसलिए बता रहा हूँ, अपने आगे जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वहाँ पे पदार्थ अपने बीच में टांग अड़ाएंगे तो उनको अपने को इनके बारे में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ तत्वों के बारे में। तत्व क्या होते हैं, तत्वों को बोला जाता है एलिमेंट। तत्व क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। अब देखिए, एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, इनके अंदर अलग अलग परमाणु नहीं लेते।
एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं अपने पास? तत्व कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे के अंदर लोहा ही लोहा है, उसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं मिलाई गई उसके अंदर, यानी और पदार्थ वहाँ पे और परमाणु नहीं मिलाए गए अलग से कोई अलग चीज़ के, तो वो क्या है अपने पास? तत्व। लोहा भी, लोहा हो गया, चांदी होगी, ये सारे क्या तत्व। तत्व के बाद में अपने पास आता है यौगिक। ठीक है, यौगिक की बात करें अपन तो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है अपने पास? यौगिक कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक परमाणु को अगर मिला दिया जाए तो उनको क्या कहेंगे अपन? यौगिक कहेंगे। जैसे H2O यानी पानी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, अलग अलग हुए कि नहीं हुए? जैसे नमक, नमक भी तो यौगिक है, नमक के अंदर भी तो दो या दो से अधिक परमाणु मिले होंगे, अलग अलग क्या बने मिलाए जाते हैं, यहाँ पे परमाणु मिलाए जाते हैं। नमक हो गया, पानी हो गया, ये सारे क्या हैं अपने पास? यौगिक। ठीक है, अब आते हैं मिश्रण। ठीक है, मिश्रण की बात करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दें अपन, दो या दो से अधिक पदार्थों, जैसे मान लीजिए चांदी थी, चांदी के अंदर तांबा मिला दिया तो एक नया पदार्थ बना कि नहीं बना? अब जस्त के अंदर भाई लोहे के अंदर अपन ने क्या मिला दिया? कोई और धातु मिला दी तो अलग पदार्थ बन जाएगा वो, तो उनको क्या बोला जाता है? मिश्रण, यानी मिक्सर। ठीक है, क्या बोला जाता है? मिक्सर। वहाँ पे क्या हो गया? मिक्सर हो गई वो चीज़, वो क्या कहलाती है अपने पास? मिश्रण। अब बात करें थोड़ा धनायन और ऋणायन के बारे में, यानी कि जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बारे में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें काम आ सकती हैं अपने, इनके बारे में कोई ज़्यादा बातें हैं नहीं अपने लिए। अब बात करते हैं धनायन और ऋणायन के बारे में। इनको इस प्रकार बोला जाता है पॉजिटिव आयन, और ऋणायन को क्या बोला जाता है? नेगेटिव आयन। ठीक है, इस प्रकार दिखाया जाता है। वे पदार्थ, मैंने आपको ये बताया था कि जो आदमी देनदार होता है वो क्या होता है? धनात्मक, यानी उसके पास ज़्यादा धन था उसने दे दिया, वो क्या हो गया? धनायन। यानी उससे वो लेने वापस ले भी सकता है, उस आदमी से वो चीज़ें लेगा वापस, तो वो क्या हो गया? अमीर आदमी हो गया। उसी प्रकार अगर मेरे पास ये कोई पदार्थ था, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, मान के चलो कितने थे? 10। इसके पास 3 थे। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। पहले की अपेक्षा पहले माइनस के निशान कितने थे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 थे। अब यहाँ पे 1 कम हो गया, यानी कि माइनस क्या हो गया? यहाँ पे कम, और यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया माइनस। पहले यहाँ पे 10 थे माइनस के निशान, अब कितना हो गया? 11। तो यहाँ पे तो माइनस का निशान बढ़ा है, और यहाँ पे क्या हो गया? 1 घटा है। तो इसका मतलब ये क्या? पॉजिटिव वाला हो गया, ये नेगेटिव वाला। जहाँ पे बढ़ा है वो कौन सा वाला हो गया? नेगेटिव वाला। जहाँ से घटा है वो कौन सा हो गया? पॉजिटिव वाला। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है वो कौन सा आयन होगा? धनायन। इसको बोला जाता है धनायन। यानी कि वे पदार्थ जो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? धन आयन कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो कौन से होते हैं? ऋणायन होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। मैंने आसान तरीके से इसको बता दिया। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में। ये परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक है। क्रमांक तो बोलते हैं अपन ऐसे संख्या देते हैं, हाइड्रोजन 1 नंबर के ऊपर आ गई, इस प्रकार। और परमाणु भार क्या होता है? उनका मास दिखाया जाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो परमाणु संरचना अगर बनाई जाए तो प्रत्येक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर। चाहे आप इलेक्ट्रॉन को ले लो चाहे प्रोटॉन को ले लो। अगर 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? 11। अगर 11 प्रोटॉन हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? 11, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सामान्य अवस्था में। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या नहीं लेते हैं। अगर परमाणु भार की बात कीजिए तो इलेक्ट्रॉन तो रहेगा बाहर की तरफ, और जो नाभिक होगा, नाभिक के अंदर कौन रहेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? परमाणु भार। और अब मैंने यहाँ पे बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? परमाणु भार। ये कभी कभी होता है ऐसा
क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपन मान लो उस धातु सामान्य अवस्था में तो वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहेंगे। अगर मान लीजिए अपन उसको कोई अर्धचालक उसको गर्म या ठंडा किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो उस समय इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं रहते, वहाँ पे क्या रहते हैं, प्रोटॉन। तो सामान्य अवस्था में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वही क्या होगा, परमाणु भार होगा, ठीक है। ये था परमाणु भार। तो कभी कभी पूछ लेते हैं परमाणु भार किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, ये सब कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं चालक के बारे में। तो अभी मैंने चालक के बारे में आपको बता भी दिया कि वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाए, प्रवाहित, यानी कि जिनके अंदर आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है, इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके चालक कहलाते हैं। इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या कहलाएंगे, चालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यानी कि होते हैं, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, चालक। जैसे चांदी, तांबा, सोना, 99% सभी धातुएं क्या होती हैं, चालक। क्या होती है, 99% सभी धातुएं चालक होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, जब विद्युत धारा बहेगी तो विद्युत धारा के बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत धारा होती क्या है, आवेश प्रवाह होते हैं। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो अपने पास होते हैं वही क्या होते हैं, आवेश होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं यानी कि आवेश क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है। अपने फॉर्मूला पढ़ा भी था, जो अपने बैक के जो वीडियो रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले, उनके अंदर अपने फॉर्मूला पढ़ा Q बराबर IT। तो आई यहाँ पे क्या, विद्युत धारा। I बराबर क्या हो गया, Q/T। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर, पहली परिभाषा क्या होगी, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन जब बहेंगे उसको ही अपन क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। अगर आवेश नहीं बहते तो आपकी विद्युत धारा नहीं बहेगी, क्योंकि आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। तो आई का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। या इसके अलावा क्यू का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। और टी का मात्रा सेकेंड में लिया जाता है, समय को हमेशा सेकेंड में लेते हैं। तो 1 कूलाम प्रति सेकेंड बराबर क्या हो गया, 1 कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर, ठीक है। सभी एक लगा लो, 1 कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर। तो करंट की जो ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वो एम्पियर भी बोलते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड भी बोलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में आते हैं तो दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे, दोनों क्या होते हैं, ऐसे ही मात्रक होते हैं, ठीक है। अब किसी बात करते हैं, जब आवेश बहेंगे, मान लीजिए कोई मेरे पास क्या है, कोई आवेश है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ऐसे तो है नहीं कि सीधा सीधा भाग ही जाएगा, रास्ते में कोई प्रतिबाधा नहीं आएगी, यानी रास्ते में कोई बाधा आएगी नहीं इसके, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे मान लीजिए पाइप के अंदर कोई पानी जा रहा है, तो पाइप अगर गोल भी थोड़ा सा घुमा है तो उसके अंदर भी क्या आएगी, बाधा आएगी। अगर पाइप थोड़ा ऊंचा रह गया तो भी उसके अंदर क्या आएगी, बाधा। अगर पाइप नीचे रह गया तो दिक्कत आएगी, ऊपर रह गया तो दिक्कत आएगी, दिक्कत ही दिक्कत आएगी। यानी उसी प्रकार जब आवेश आपके बहेंगे तो रास्ते में क्या आएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, वो और भी बीच में अणुओं से टकराएगा, तो उसके अंदर क्या होगी, कुछ ना कुछ बाधा वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे रुकावट पैदा होती है। उस रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं अपन, R से, कैपिटल R से दिखाया जाता है। सामान्य प्रतिरोध कैपिटल R से दिखाया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, जिस प्रकार पानी को बह रहा है उसके बीच में जो बाधा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी विद्युत धारा बहती है, उसी प्रकार उसके अंदर भी क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। उस बाधा को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिरोध बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ओम को दिखाया जाता है ओमेगा से। किससे दिखाते हैं, ओमेगा, इस प्रकार, ठीक है, ओमेगा से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं अपन विद्युत धारा की दिशा की बात। अगर विद्युत धारा की दिशा की बात की जाए तो विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस। विद्युत धारा किधर बहेगी, प्लस से माइनस।
और आपके इलेक्ट्रॉन जो बहेंगे वो विद्युत धारा के विपरीत बहेंगे, यानी माइनस से प्लस। विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस होगी। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा बहती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन आपके विद्युत धारा के जस्ट क्या बहते हैं, विपरीत। ये होती है विद्युत धारा की दिशा। कई बार विद्युत धारा की दिशा ही पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की दिशा ही पूछ लेते हैं, तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो अपन ये बता देते कि ये क्या है, विद्युत धारा की दिशा नहीं, ये इलेक्ट्रॉनों की दिशा है। इलेक्ट्रॉनों की जस्ट विपरीत क्या बहती है, विद्युत धारा। वो तभी बहेगी जब आपके क्या बहेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रॉनों की दिशा। अब प्रतिरोध के बारे में मैंने बता दिया। प्रतिरोध किसको बोलते हैं, विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं विद्युत वाहक बल के बारे में। विद्युत वाहक बल, तो इनको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। ये चीज़ें क्या है, कई बार पूछ ली जाती हैं, इनके मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा दोबारा इसलिए बता रहा हूँ। विद्युत वाहक बल, और इंग्लिश में बोला जाता है, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं EMF। ठीक है, इसका कई बार पूरा नाम पूछ लेते हैं। EMF का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। या ठीक है, विद्युत वाहक बल यानी कि जो विद्युत धारा बहती है, अब कैसे बहेगी, इलेक्ट्रॉन बहेंगे तब। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे तो है नहीं कि पड़े पड़ी बह जाएंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन, कुछ ना कुछ बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बल। जो बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं, अपने विद्युत वाहक बल। तभी करते हैं अपने विद्युत वाहक बल की परिभाषा की, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई सिरा, ये दूसरा सिरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे क्या पहुँचाना है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाना है, तो इसके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। उस बल को क्या बोलते हैं, EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लगाया जाता है, सेल अथवा बैटरी के माध्यम से। सेल हो गई, बैटरी हो गई, क्योंकि किसी वायर के अंदर, प्रत्येक पदार्थ के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इस मार्कर के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कोई वायर है, उसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। वो ऐसे पड़े पड़े तो बहते नहीं है, उनके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है। उस फोर्स को क्या बोला जाता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, और इसको वोल्ट को किससे दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। ठीक है, और EMF को E से। समझ में आ गया होगा शायद कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, वोल्ट की बात आई है तो 1 वोल्ट की परिभाषा की बात कर लेते हैं। 1 वोल्ट किसे कहते हैं अपन, भाई यहाँ पे विद्युत वाहक बल के बारे में बात कर ली, तो 1 वोल्ट की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, 1 ओम का प्रतिरोध। यहाँ पे क्या मेरे पास कोई 1 ओम का प्रतिरोध, ये क्या होता है, प्रतिरोध सिंबल होता है। इसको इस प्रकार भी दिखाया जाता है, इस प्रकार। ठीक है, अगर दोनों के ऊपर मैं तीर का निशान लगा देता हूँ इस प्रकार, वो क्या हो गए, चेंज वाले, यानी अपना कम और ज़्यादा कर सकते हैं उनको, परिवर्तनीय प्रकार, वेरिएबल प्रतिरोध हो गए। तो मैं इनको, ये तो सिंबल थे ऐसे ही। अब ये मेरे पास क्या, कोई प्रतिरोध, इस प्रतिरोध के अंदर मैंने क्या लगा दिया, कोई बैटरी, यानी विद्युत वाहक बल दे रहा हूँ। अगर 1 ओम का प्रतिरोध है ये, तो इसके अंदर से अगर 1 एम्पीयर की धारा गुजर जाए तो उसका मान क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट। यानी कि 1 ओम प्रतिरोध में से अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, V बराबर क्या होता है, IR। 1 ओम प्रतिरोध में से 1 एम्पीयर की धारा गुजर जाए तो उसको क्या बोला जाता है, 1 वोल्ट बोला जाता है। तो 1 V बराबर 1 I इंटू 1 R। 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पीयर की धारा गुजर जाए, उसको क्या बोला जाएगा, 1 वोल्ट बोला जाएगा। अब बात करते हैं अपन 1 ओम के बारे में। ओम प्रतिरोध के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, विद्युत के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रत्येक पदार्थ में प्रतिरोध पाया जाता है, चाहे किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। क्यों, पर ऐसा तो कुछ होता नहीं कि हर चीज़ आदर्श होती है, कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती, मान सकते हैं अपन, परंतु होती नहीं है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं आर के बारे में। ये स्वाभाविक गुण होता है प्रत्येक पदार्थ का। आर बराबर क्या हो गया, आई को मैं इधर लेके आऊँ तो किस में आ जाएगा, V बटे आई डिवाइड में चला जाएगा, तो सब क्या एक लगा दूँ।
अगर 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के ऊपर, मतलब मैं इस बैटरी से यहाँ पे 1 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर 1 एम्पीयर की धारा गुजर रही है तो इसका उस जगह का मान क्या हो जाएगा आपका 1 ओम। यानी कि 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के ऊपर अगर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 ओम, यानी कि 1 आर बोलते हैं उसको, ठीक है। ये परिभाषा किसकी होगी, 1 आर की। बात करते हैं एम्पीयर की, 1 एम्पीयर की। तो यहाँ से एम्पीयर की परिभाषा बनाना क्या है, कठिन है थोड़ा, तो मैं आसान तरीके से दूसरी परिभाषा आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको कहना कहीं बताया था, Q बराबर NE। NE क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, ठीक है। नंबर पता करने हैं तो N बराबर क्या होगा, Q बटे E। Q का मान क्या, यानी कि एक आवेश अपने को प्रवाहित करना है, वहाँ पे एक आवेश क्या करना है, प्रवाहित। तो N की जगह मैं 1.6 रख दूँ, सॉरी E की जगह में क्या रख दूँ, 1.6 × 10⁻−19, ठीक है। तो 10⁻−19 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, तो 10 क्या हो जाएगा, 19 बटे 1.6। अब यहाँ पे 19 है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ, 10 × 10⁻18, इन 2 भागों में मैंने इसको बांट लिया। तो यहाँ पे क्या 1.6, 10 के अंदर 1.6 का डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा अपने पास, 6.25, और 10⁻18 तो है ही मेरे पास, 10 क्या हो गया, 18। और इसका कोई मात्रक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या नंबर के बराबर है। आपको पता होना चाहिए नंबर का कोई मात्रक नहीं होता। घड़ी में 1 बज गया तो इसका कोई 1 का मात्रक नहीं है, 1 बजकर 1 मिनट हो गया तो मिनट का भी क्या नहीं है, मात्रक नहीं है। वो तो वहाँ पे टाइम के मात्रक है, समय के क्या है, मात्रक। भाई 1 आम है तो उसका कोई मात्रक नहीं है आम का, क्योंकि संख्या के कोई मात्रक नहीं होते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, मात्रक नहीं लगाया। यानी कि ये कोई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। अब एम्पीयर की बात करें, Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, IT। I बराबर क्या होगा, Q बटे T। यहाँ पे 1 सेकेंड ले लूँ, आवेश कितना हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन आवेश कितना है यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6.25। यहाँ पे कितना है, तो 6.25। तो 1 सेकेंड में अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या इनके इलेक्ट्रॉनों के बराबर का जो आवेश होता है वो प्रवाहित हो जाए तो वो क्या होगी, आपके पास 1 एम्पीयर होगी। यानी कि किसी चालक में से, चालक क्या होता है, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये मान लीजिए मेरे पास क्या, कोई बिंदु, चालक में कोई भी बिंदु मान लिया, अगर 1 सेकेंड में इस बिंदु से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो वो क्या होगी, 1 एम्पीयर होगी। कई बुकों में क्या होता है कि यहाँ पे 6.25 की जगह 6.24 लिखा हुआ आता है, तो आप उसको काट के 6.25 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 के अंदर 1.6 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 6.25 आएगा। तो ये था अपने पास 1 एम्पीयर की परिभाषा। अब जो बात करते हैं अपन विभवांतर के बारे में और वोल्टेज के बारे में, इनके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। ये सिंपल परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, इनके मात्रक भी आपको याद रखने हैं। तो इनके मात्रक तो मैं आपको आगे थोड़ा करके आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन वैसे वैसे मैं आपको इनके मात्रक याद करवा दूंगा। देखिए विभवांतर के बारे में मैं आपको जो अपना पीछे वाला वीडियो जो रहा था उसके अंदर मैं बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो ज़रूर देखें। विभवांतर को PD से दर्शाया जाता है, PD से, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवों का अंतर, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास क्या, कोई वायर, इस वायर के अंदर पहले से क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ तक बह नहीं सकते, बड़े वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं बहते, आपको भी पता है इस बात का। अगर ऐसे होता तो अपने को यहाँ पे मतलब खंभों से विद्युत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। घर के अंदर बैठे अपन वायर पर लगा देते, लैंप वगैरह जला लेते, हीटर लगा देते, पंखे चला लेते, मौज करते। तो ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा होता तो ऐसा करते अपन, पर तो अपने यहाँ पे क्या एक बल लगाना पड़ेगा अपन। वो बल किसे लगाते हैं, बैटरी से। किसे लगाते हैं, बैटरी से। इसको बोलते हैं EMF, ठीक है। यहाँ से बल लगाएंगे, विद्युत का बल लगाएंगे तो इनके सिरों के मध्य क्या हो जाएगा, अंतर पैदा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस का सिरा आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, प्लस का सिरा। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम। यानी धनायन वही होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पड़ जाती है, कमी पड़ जाती है, वो क्या होते हैं, धनायन होती हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा, तो वो क्या होता है, ऋणायन, यानी नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों के सिरों के मध्य क्या आ गया, अंतर। तो
यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ई का मान कम है। तो सीधी सी बात है, दोनों में अंतर आया तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएंगे, बहने लग जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से कम की तरफ क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर की तरफ, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ क्या जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन। पता लग गया क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम। तो यहाँ पर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ क्या भागने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बाल्टी इस प्रकार, और यहाँ पे एक बाल्टी मेरे पास इस प्रकार, इसको पूरा भरा गया है, इसमें इतना सा पानी डाला गया है, इनको मैं पाइप से कनेक्ट कर दूँ तो ये वाला पानी इधर नहीं जाएगा, ये वाला पानी इधर आएगा। यानी कि ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ क्या आता है पानी। उसी प्रकार ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों के जस्ट विपरीत कौन बहती है, विद्युत धारा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बहेगी, आई की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो क्या होता है, माइनस से प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सिरों में क्या आ गया, अंतर। इस अंतर को क्या बोलते हैं, युवांतर। अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ का मान क्या कर दूँ, शून्य, ये ईएमएफ का मान क्या कर दूँ, शून्य। तो यानी कि माइनस है तो दोनों में क्या कर दूँ माइनस, प्लस है तो दोनों में क्या कर दूँ प्लस। तो यहाँ पे विद्युत धारा बहेगी, नहीं बहेगी। यानी कि यहाँ पे विभव में अंतर क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर माइनस माइनस कर दूँ, अगर यहाँ पे प्लस प्लस कर दूँ, तो यहाँ पे जो इनके सिरों में के मध्य अंतर था वो अंतर नहीं आया। तो यहाँ पे अगर 12 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 12। अब अंतर तो आया नहीं। यानी कि विभवांतर न होने पर विद्युत धारा नहीं बहती। तो विभवांतर नहीं है तो विद्युत धारा भी वहाँ पे नहीं है। तो सीधी सी बात होगी, अगर विद्युत धारा अगर शून्य होगी तो विभवांतर का मान क्या होगा, वहाँ पे शून्य होगा। क्या होगा, जब विद्युत धारा का मान शून्य होगा तो वहाँ पे विभवांतर का, विद्युत धारा का मान शून्य होगा तो वहाँ पे विभवांतर का मान क्या होगा, शून्य होगा। परंतु ये जरूरी नहीं होता कि वहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान शून्य हो गया। क्यों, यहाँ पे अपन बल लगा रहे हैं तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन इधर से क्या है माइनस दे दिया, इधर से भी मैंने किसी बैटरी से क्या दे दिया, ये मेरे पास एक बैटरी, यहाँ पे मेरे पास क्या दूसरी बैटरी, यहाँ से इसको माइनस दे दिया। एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ, देखिए किस प्रकार होता है ये। इसके अंदर कईयों की दिक्कत रहती है। ये मान लीजिए मेरे पास क्या कोई चालक, इसके दो सिरे निकल गए। ये मेरे पास क्या कोई बैटरी, ये भी मेरे पास क्या है कोई बैटरी। इसको मैं यहाँ से जोड़ दूँ और इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ये क्या मेरे पास माइनस, ये मेरे पास क्या माइनस। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये भी मेरे पास क्या 12 वोल्ट की। आपको पता होना चाहिए बैटरी का जो मान लिखा हुआ आता है 12 वोल्ट में लिखा आता है। तो वोल्टेज वाली बैटरी है 12 वोल्ट की है, ये भी कितनी है 12 वोल्ट की। यहाँ से मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसमें से भी कितने जाएंगे 6। तो दोनों में विभव में अंतर कितना हो गया, शून्य। क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ना इधर वाले इधर जाएंगे ना इधर वाले इधर, यानी कि विद्युत धारा यहाँ पे नहीं बहेगी। यानी कि जब विद्युत धारा का मान शून्य होगा, विद्युत धारा किसके बराबर होगी, शून्य के बराबर नहीं बहना, तो यहाँ पे पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये बात आप याद रखें। परंतु यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो 12 वोल्ट लग रहा है ना, यहाँ पर भी कितना लग रहा है 12 वोल्ट लग रहा है ना विद्युत वाहक बल। तो इसका तो मान क्या नहीं हुआ, शून्य नहीं हुआ। यानी कि ईएमएफ का मान शून्य होना कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके पास कभी ऐसा पूछा जाए कि अगर अपन किसी चालक में विद्युत धारा नहीं बह रही तो वहाँ पे विभवांतर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। सीधी सी बात उत्तर क्या रहेगा, नहीं होगा। ईएमएफ होगा या नहीं होगा, ईएमएफ तो वहाँ पे होगा, परंतु विभवांतर नहीं होने की वजह से वहाँ पे विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो समझ में आ गया होगा शायद कि किस प्रकार होता है किस प्रकार नहीं होता। तो ये था अपने पास विभवांतर, और विभवांतर को भी अपन वोल्ट में दिखाते हैं और ईएमएफ को भी किस में दिखाते हैं, वोल्ट में। और वोल्टेज क्या होता है, दोनों को विभवांतर और ईएमएफ को वोल्ट में दिखाना ही क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। यानी कि ईएमएफ और विभवांतर को अगर इनका मान अगर अपन वोल्ट में व्यक्त करते हैं तो वही क्या कहलाता है, अपने पास वोल्टेज कहलाता है। इसको भी किससे दिखाते हैं, अपन वी से दिखाते हैं। और ये अपने पास वोल्टेज की परिभाषा, इससे ज़्यादा कोई वोल्टेज की परिभाषा आपको मिलेगी नहीं। तो इतनी सी बात है कि इनका जो मान वोल्टेज में अपन व्यक्त करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ये था अपने पास वोल्टेज।
अब जो बात करते हैं अपने विद्युत धारा के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। हम ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि अपने इसके अंदर सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं, तो क्योंकि अपन चालक और अचालक इनके बारे में पूरी बातें पढ़ने वाले हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आप देखिए विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार ये दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। मैंने इनके बारे में बता भी चुका हूँ। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। तो अल्टरनेटिंग का मतलब प्रत्यावर्ती, जिसके अंदर बार बार क्या हो परिवर्तन, जिस प्रकार इसके अंदर भी क्या हो रहे हैं परिवर्तन हो रहे हैं, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, ऊपर होता है प्लस, नीचे क्या होता है माइनस। आपने ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ के अनुसार देखें ऊपर क्या होता है प्लस, नीचे क्या होता है माइनस, कभी प्लस में जा रही है कभी माइनस में कभी प्लस में। ये इस प्रकार तो भी हो सकती है, इस प्रकार, और इस प्रकार की भी हो सकती है। इस प्रकार की भी हो सकती है, इस प्रकार की भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। यानी कि वह राशि, वह करंट जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या हो चेंज, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट की, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे पहुँची, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे पहुँची, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे पहुँची, ये होता है इनके बीच वाला पॉइंट है शून्य। यानी कि समय के साथ बार बार क्या हो रही है चेंज। तो इनकी इसकी परिभाषा की बात करें अपन, वह करंट जिसका मान समय के साथ क्या हो परिवर्तन हो, समय के साथ परिवर्तन हो, वह दिशा में भी क्या होता है, वह दिशा में भी क्या होता है परिवर्तन। ये नहीं होता कि सिर्फ मान में परिवर्तन होता है, दिशा में भी परिवर्तन होता है, मान में भी क्या होता है परिवर्तन। यहाँ पर ऊपर गई, ये नीचे आ गई, यहाँ पे क्या होगी वापस शून्य, यहाँ पे वापस नेगेटिव में आ गई, यहाँ पे अधिकतम होगी, यहाँ पे वापस क्या होगी शून्य। मान में भी चेंज हो रहा है और समय के साथ हो रहा है, किसमें दिशा के अंदर, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, और मान में भी क्या हो रहा है चेंज। तो वो राशि क्या कहलाती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। ठीक है, ये वर्गाकार, इसको बोलते हैं जया तरंग, जया तरंग, और जया तरंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं साइन वेव। ठीक है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अगर बात करें डीसी की परिभाषा की, ये थी एसी की परिभाषा। और डीसी की परिभाषा की बात करें तो डीसी होती है, जैसा नाम से पता है डायरेक्ट करंट यानी सीधी। ये क्या होगी मेरे पास सीधी, इसके मान दिशा में क्या नहीं होगा परिवर्तन। ये इस प्रकार की भी हो सकती है। क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव में, तो ये भी तो पॉजिटिव दिशा में परिवर्तन नहीं हो। एक चीज़ में मतलब मान में परिवर्तन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर दिशा में क्या नहीं होता, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता। और दिशा में परिवर्तन हो गया तो किस में आ जाएगी वो एसी के अंदर। तो इसकी परिभाषा क्या बन सकती है, वह राशि जिसके मान में जिसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता और साथ मान में भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है इनके अंदर देखने को मिल जाता है, इनके अंदर क्या होता है एसी के थोड़े गुण आ जाते हैं। ये प्योर डीसी नहीं होती, प्योर डीसी के अंदर इस प्रकार की होती है। प्योर डीसी आपको कौन देगी, सिर्फ बैटरी अथवा सेल, क्योंकि सेल बहुत सारे सेल मिलते हैं तब क्या बनती है बैटरी बनती है। तो प्योर डीसी की बात करें सेल है तो बैटरी ही दे सकती है आपको, और इसके अलावा प्योर डीसी आपको कोई नहीं देने वाला। तो अगर परिभाषा की बात करें, वह राशि जिसकी मान व दिशा में क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं, किसी परिवर्तन नहीं होते समय के साथ एक समान रहते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी डीसी कहलाती है। ये वाली प्योर डीसी नहीं है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, यानी कि परिवर्तनीय डीसी। पल्सेटिंग क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत कम और ज़्यादा होती रहती है, पर है कौन सी डीसी। तो ये थी अपने पास डीसी और एसी। अब इनके गुण क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे, किस प्रकार पैदा होती है, वो इनके फायदे क्या हैं, अपन कौन सी काम लेते हैं, खतरनाक कौन सी होती है, वो कौन से कितने लाभ हैं, वो उनके बारे में अपन आगे जो चैप्टर आएंगे उनके अंदर बात करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में। प्रभाव सामान्यतः 5 होते हैं इसके विद्युत धारा के, और वैसे कितने होते हैं 6। मुख्य प्रभाव कौन से हैं मैंने बताए हैं, चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव।
रासायनिक प्रभाव आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि चल विद्युत की खोज किसने की थी, वोल्टा ने। तो किसके माध्यम से, बैटरी के माध्यम से। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, रसायन होते हैं, केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होते हैं, बैटरी के अंदर। तो इसकी खोज किसने की थी, वोल्टा ने। तो आपको याद रखना है, यानी रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की थी, वोल्टा ने की थी। उसमें प्रभाव की खोज किसने की थी, जूल ने। अब जूल ने क्या बोला था उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, सिर्फ यहाँ पर इतनी बातें आपको याद रखनी है एक बार, ठीक है। और चुंबक के प्रभाव की खोज किसने की थी, ओरेस्टेड ने, ओरेस्टेड ने। अब इन्होंने बोला क्या, वोल्टा ने बोला अगर अपन मान लीजिए कोई तेजाब वगैरह होते हैं या H2SO4 होते हैं, इनके अंदर अगर अपन कुछ प्लेटें रख दें तो उनके अंदर विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। वहाँ पे वही क्या है, इस पर वोल्टा ने बोला था, यानी जहाँ जहाँ विद्युत धारा वहाँ पे रासायनिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। परंतु जूल ने क्या बोला था, अगर मान लीजिए कहीं पर विद्युत धारा बह रही है तो वहाँ पे ताप उत्पन्न होता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। वहाँ पर पैदा होने वाली ऊष्मा I² RT के बराबर होती है, I² RT के बराबर। ये क्या होता है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। आई करंट हो गई, आर क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, टी क्या हो गया, समय, ठीक है। इसके बराबर होती है, ये बात बोली थी जूल ने। चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड ने ये बोला था जहाँ जहाँ विद्युत है वहाँ वहाँ आपको क्या मिलेगी, चुंबक मिलेगी। यानी किसी बहते हुए धारावी चालक के चारों तरफ देखा जाए तो वहाँ पे क्या होगी, चुंबक ही चुंबक होगी। तो ये बात ओरेस्टेड ने बोली थी। ये तीनों प्रभाव की खोज है। आपको कभी पूछा जाए चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ओरेस्टेड ने। उसमें प्रभाव की खोज जूल ने और रासायनिक प्रभाव की खोज वोल्टा ने। अब कईयों के कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर फेराडे ने क्या किया था। फेराडे ने इसके ऊपर काम किया था, इसके प्रभाव के ऊपर क्या किया था, फेराडे ने काम किया था। और इसके प्रभाव के ऊपर भी किसने काम किया था, फेराडे ने। इन दोनों के ऊपर फेराडे ने काम किया था, बाद में किया था वो। पहले ये आए थे, बाद में कौन आया था, फेराडे। और फेराडे के आती पूरी थ्योरी क्या होगी, चेंज होगी। यानी कि थ्योरी, मेन थ्योरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर फेराडे आ गया था। अगर फेराडे नहीं आता तो शायद ये थ्योरी बन नहीं पाती। तो ये थी अपने पास सामान्य बेसिक नॉलेज किसके बारे में, मौलिक विद्युत के बारे में। तो इस वाले वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे और अगले वाले वीडियो में अपन चालक अचालक इनके बारे में बातें करेंगे। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आप नोट्स बनाया करें और वीडियो आप पूरा देखा करें। अगर वीडियो के अंदर आपको कहीं पर दिक्कत आती है, यानी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 99% हम क्या देंगे, आपके कमेंट का जवाब है दे देंगे, या तो वीडियो के अंदर दे देंगे, या आपके कमेंट के अंदर ही आपको क्या दे देंगे, जवाब है दे देंगे। और आपको अगर कि यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है इसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको हमने गलत बता दी, तो आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। आपके सजेस्ट के लिए हम तैयार हैं कि आपका सजेशन हम देखें, या आप हमें क्या देते हैं और हम कितना ग्रहण करते हैं उसके बारे में भी हमें चाहते हैं आप हमें सजेस्ट करें। तो मिलते हैं अपन अगले वाली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।